तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन और फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि रिलेशन क्या होता है। आप लोग जैसे जानते हो कि फैमिली का रिलेशन होता है, भाई का बहन का, दो लोगों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। वैसे ही यहाँ पे मैथ्स में भी वही उसी टाइप का कुछ होगा जिसको हम लोग रिलेशन बोलेंगे। सबसे पहले आज समझने में यहाँ पे रिलेशन होता क्या है। रिलेशन हमेशा एक सबसेट होता है, किसका? एक क्रॉस एक। ठीक है, किसी भी जैसे अब मान लो सेट ए में रिलेशन पूछेगा तो वो ए क्रॉस ए का ही सबसेट होगा। सेट बी में पूछेगा तो बी क्रॉस बी का ही क्या होगा? सेट होगा। तो सबसे पहले अगर मान लो कोई हमारा एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, तो आप लोग ए क्रॉस ए निकालोगे। ए क्रॉस ए जैसे निकालोगे तो ये इसका मतलब ये ए क्रॉस ए जो आएगा वो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट देता है। क्या देता है बोलो? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, बल्कि 1 को 1 में के साथ लिखेंगे और इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, अगर 3 सेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनेगा। और ये भी कह सकते हो कि ऑर्डर्ड पेयर हमारा कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है एक्स वाई प्लेन पे। ठीक है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट हमारा 3 डायमेंशनल प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या यहाँ लिख लेते हैं 1,1 आ जाएगा, फिर 1,2 आएगा, फिर 1,3 आएगा, ऐसे फिर 2,1 आएगा और 2,2 आएगा, 2,3 आएगा, ऐसे फिर क्या आएगा 3,1 आएगा, 3,2 आएगा और 3,3 आएगा। ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इस सेट का। तो ये भी एक क्या है? एक क्रॉस ये भी एक तरह का क्या है? सेट है। और उसके सारे एलिमेंट ये आ गए। अब मैं यहाँ पे एक रिलेशन अपने मन से बना के देता हूँ। रिलेशन क्या बना के देता हूँ? मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि R इज अ रिलेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि R हमारा एक रिलेशन है। मतलब R एक ऐसा सेट है जिसमें A, B ऑर्डर्ड पेयर लेके एक सेट बनाया गया है। मतलब R एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर A, B और कंडीशन ये है कि A और B दोनों बराबर है। तो एक ऐसा रिलेशन बना के दिखाओ मुझे, है ना। तो अब इसमें से छाटो कि कैसा कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन कौन सा ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें दोनों एलिमेंट्स आपको सेम मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे आपका जो रिलेशन बनेगा इसको देख के वो बनेगा 1,1 1,2 सॉरी यार 2,2 बनेगा और ये फिर 3,3 बन गया। तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया। ठीक है, इसको अगर R1 मान लो, फिर कहें कोई और रिलेशन बताओ, दूसरा रिलेशन बनाओ, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये यहाँ मिटा के मैं बताता हूँ। R2 मान लो कोई रिलेशन है, कहेगा कि एक x, y और राइट पर x, y लेकर रिलेशन बताओ जहाँ पे आपका x हमेशा y से छोटा है। ये भी रिलेशन है। देखो यहाँ पे रिलेशन आ रहा है ना, हमारे दोनों कंपोनेंट के बीच में क्या है? एक रिलेशन आ रहा है। वो रिलेशन हमें लिखना पड़ेगा। और यहाँ बताओ रिलेशन क्या आएगा? तो आपको वो एलिमेंट्स उठाने हैं जिसमें पहले वाला दूसरे वाला से छोटा हो। देखो ये पहले वाला दूसरे वाला से क्या है? छोटा है। यहाँ पे आपका ऑर्डर पेयर में 1,2 आएगा, यहाँ 1,3 आएगा, है ना। यहाँ पे आप बताओ बाकी कहीं सेटिस्फाई हो रहा है कहीं? बाकी इन सब के हाँ एक और है 2,3 आ रहा है, 2,3 आ रहा है, और कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो मतलब 3 एलिमेंट्स हमारे ये आ गए। तो ये एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अभी मैंने कहा कि हमारा ऑर्डर्ड पेयर का जो होता है R1 और R2 रिलेशन जो होता है वो एक क्रॉस ए का सबसेट होता है। तो क्या वो सही बात है कि गलत बात है? समझ में देखो आप मुझे बताओ। एक क्रॉस ए का एलिमेंट सारा है और ये देखो R1 का सारा एलिमेंट इसमें मिल रहा है कि नहीं होता? R1 का सारा एलिमेंट इसमें मिल रहा है। यहाँ से आप कहोगे कि R1 क्या है? सबसेट है किसका? ए क्रॉस ए का। फिर R2 देखो, क्या R2 भी इसका सबसेट है? तो R2 का भी सारा एलिमेंट इससे मिल रहा है, मतलब R2 भी हमारा इसका क्या है? सबसेट है। तो एक बात समझ में आया कि जो भी हमारा रिलेशन होगा वो एक क्रॉस एक का क्या होगा? सबसेट होगा। यहीं पे रिलेशन खत्म होता है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का एक अलग डायग्राम बना के लोग समझेंगे जिसको एरो डायग्राम बोलते हैं। एरो डायग्राम से कैसे समझोगे? फिर इसका रेंज और डोमेन समझाऊंगा। अगर इस वाले का आपको रेंज पूछता तो मैं अभी एरो डायग्राम में समझा देता हूँ, लेकिन फिर भी समझ लो। रेंज जो होता है वो सेकेंड कंपोनेंट का एलिमेंट होता है, डोमेन होता है फर्स्ट कंपोनेंट का, और कोडोमेन तो बाकी आपको समझ में आएगा। अभी तुरंत बताता हूँ, थोड़ी देर के लिए इसको मिटाता हूँ फिर समझाता हूँ। ठीक है, आपको ये पता ही है। इसको अगर हम लोग एरो डायग्राम से देखेंगे तो क्या होगा? तो आप R2 रिलेशन को देखो, ज़्यादा समझ में आएगा। R1 रिलेशन को भी आप एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन R1 को समझो, R2 को समझो, उसके बाद R1 को समझना। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि R2 रिलेशन में कि आपको एलिमेंट क्या है?
1,2 है, ऑर्डर पे 1,3 है, 2,3 है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 का हमें इमेज बनाना है 2 के साथ, फिर 1 का इमेज बनाना है 3 के साथ, ये भी मिल रहा है। फिर उसके बाद 2 का बनाना है किसके साथ, 3 के साथ, जो भी 2 का सिर्फ 3 के साथ इमेज है। इधर 3 बच गया, इधर 1 बच गया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, रिलेशन में ये चल सकता है। लेकिन याद रखना, अगर यही काम हम अगर फंक्शन के लिए अगर हम लोग बात करते तो ये फंक्शन नहीं हो पाता, रिलेशन तक ये चल सकता है। फंक्शन में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और वो भी यूनिक होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन रिलेशन में एक का 2 अलग अलग इमेज हो सकता है, वही फंक्शन में एक का 2 इमेज नहीं होगा। मैं समझाऊंगा अभी, तुरंत ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऐसे ही तुमने एरो डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट कर लिया, एरो डायग्राम से, तो जिस जिसका इमेज बना है, किस किस का इमेज बना है, 1, 2 का, और ये इसका देखो, ये इमेज है, ये क्या है, इमेज है, ये दोनों क्या है, इमेज है, किसका, तो ये देख रहे हो 1 और 2 का। और ये क्या है, ये दोनों जो है प्री इमेज है, ये क्या है बोलो, ये दोनों प्री इमेज है। किसका प्री इमेज है, तो जब देख लो एरो लिखा हुआ है, ये प्री इमेज है, ये इमेज है। तो जिस जिसका इमेज बनता है उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, किसका, रिलेशन का। तो डोमेन में क्या है, अब डोमेन क्या होता है, इसका हिंदी होता है क्या, ऐसे समझ लो कि इनपुट, वैसे हिंदी प्रभाव क्षेत्र होता है, लेकिन यहाँ इनपुट समझना। तो डोमेन में क्या क्या आएगा एलिमेंट, डोमेन हमारा आएगा 1,2। अब यहाँ ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखना जरूरी नहीं है, समझ लो, ऑर्डर्ड पेयर में तो यहाँ लिखा हुआ है, तो आप यहाँ एलिमेंट देख रहे हो, पहला एक यहाँ ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। अगर ये भी ऑर्डर पेयर में लिखा रहता तो ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, लेकिन ये तो सिंगल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लिखा हुआ है, तो हमारा डोमेन आ गया 1,2। अगर यहाँ पे देखा जाए रेंज, तो रेंज में क्या आएगा, तो रेंज में आपका क्या आएगा, किस किस का प्री इमेज, 2 और 3 का, तो 2 और 3 हमारा क्या आ गया, रेंज आ गया। एक और सारा 1, 2, 3 मिला के बन जाता है कोडोमेन, क्या बन जाता है, कोडोमेन। मतलब जितने सारे एलिमेंट है इसमें उन सबको मिला के क्या बन जाएगा, कोडोमेन। मतलब हमारा 1, 2, 3 हमारा क्या बन जाएगा, कोडोमेन बन जाएगा, ठीक है। अब समझना, अगर मैं ये वाला, तो अगर आपको डायरेक्ट ये ना लिखा हो, ये ना लिखा हो, एरो डायग्राम नहीं पता हो, इसको देख के डायरेक्ट आपको कहेगा कि रेंज और कोडोमेन निकालो, तो आप पहला एलिमेंट ले लोगे, पहला एलिमेंट लेके आप क्या करोगे, बताओ, पहला एलिमेंट लेके आप डोमेन बनाओगे। इसका पहला एलिमेंट क्या है, 1, इसका पहला एलिमेंट क्या है, 1, लेकिन सेट में एक चीज को 2 बार नहीं लिखते हैं, 1 ही रह गया। इसका पहला एलिमेंट क्या है, 2, तो डोमेन हमारा आ गया 1,2। रेंज की बात करेंगे, है ना, रेंज के बारे में बात करेंगे, तो रेंज हमारा क्या आ रहा है, 2, दूसरा एलिमेंट लो, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 लो, 3 ले लिया, फिर आ रहा है 3, लेकिन सेट में हम किसी चीज़ को 2 बार नहीं लिखते हैं, तो ये हमारा आ गया रेंज। अब ये रिलेशन का एक बात समझो कि ये रिलेशन हमारा रिलेशन हुआ। अब अगर यहाँ से आपको बात करें कि अगर ये फंक्शन होता तो क्या होता, तो फंक्शन होता ना, तो हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेज होता। जैसे यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ 2 इमेज बन रहा है, वो नहीं होना चाहिए था, मतलब, और एक एलिमेंट बचना भी नहीं चाहिए था, ठीक है। खैर अब जब रिलेशन पढ़ रहे हैं तो रिलेशन को थोड़ा बहुत और हम पढ़ ही लेते हैं, रिलेशन का टाइप्स क्या होता है, ठीक है। तो रिलेशन का टाइप्स क्या होता है, तो मैं इसको मिटा के फिर से समझाता हूँ। रिलेशन का टाइप्स ये होता है, सबसे पहले आपको पढ़ना होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, समझ लो, यहाँ पे आसानी होगा, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाने वाला। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, कोई रिलेशन आर आपको रिफ्लेक्सिव तभी कहलाएगा जब a, मतलब एलिमेंट रिपीट हो जाए, है ना, और यहाँ पे आपको a बिलोंग्स टू a, है ना, ये हमारा सेट a का एलिमेंट हो, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। किसमें, ऑन सेट a क्रॉस a में, ठीक है, a क्रॉस a में हो सकता है एक जगह n हो। और दूसरी हमारा जो दूसरा रिलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है ये भी समझ लो, रिलेशन का टाइप है। सिमेट्रिक में क्या आता है, जैसे आपका कोई यहाँ पे रिलेशन में कोई एलिमेंट आपको, जैसे a, b आपका, है ना, R में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद b, a भी ऐसा एलिमेंट है जो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या, इसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा कि हमारा R, a एक सेट है जिसका एलिमेंट है क्या, a, b, और इम्प्लाइज कर रहा है कि b, a भी इसी में हो, समझ गया, b, a भी क्या होगा, इसी में होगा। या ऐसे लिख सकते हैं a, b सच दैट b, a, है ना, इज ऑल्सो एन एलिमेंट, या ये मत लिखो, इतना ही रहने दो, है ना, a, b भी है, ये वाला तरीका सही है।
ए कॉमा बी अगर हमारा आर्म है, बी कॉमा ए भी हमारा आर्म है, तो ये रिलेशन हमारा कौन सा रिलेशन कहलाएगा? तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा, अभी आप समझ लेगा। ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा बेटर। तीसरा क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? तो ट्रांजिटिव रिलेशन में ये होता है कि अगर ए कॉमा बी हमारा कोई रिलेशन आर का क्या होता है? एलिमेंट हो, उसके बाद बी कॉमा सी भी हमारा कोई आर का एलिमेंट हो, और उसके बाद ए कॉमा सी भी हमारा कोई आर का एलिमेंट मिल जाए, तो ये हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। और इस तीनों जब तीनों रिलेशन हो जाएगा, इस तीनों को मिलाकर बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। मैं एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट लूँगा और आप लोग से पूछूंगा कि बताओ ये कौन सा रिलेशन है। ये समझ में आ गया? अब यहाँ पे इसके बाद मैं समझाता हूँ एक एग्जाम्पल लेके आपको, है ना। तो अब मैं एक एग्जाम्पल लिखा हूँ, आप लोग समझना। एग्जाम्पल में बोल रहा है कि ये L1 L2 लाइन्स है, मतलब R एक रिलेशन है, और रिलेशन क्या है? L1, L2 ऑर्डर्ड पेयर के अंदर है L1, L2, और कंडीशन ये दिया हुआ है कि L1 पैरेलल L2 है। L1 पैरेलल L2 है, तो क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा? बताओ। तो सबसे पहले आप लोग ये मुझे बताओ, L1 और L2 ये जनरल केस है। आप यहाँ पे L1 और L1 को आप यहाँ पे R को ऐसे लिख सकते हो। देखो एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ L1, लिखता हूँ, तो क्या L1, मैं लिख सकता हूँ? अगर मैं ऐसा लिखूंगा, इसका मतलब हो गया कि L1 पैरेलल है L1 के, तो एक लाइन खुद के पैरेलल होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। इसका मतलब L1, हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन हो गया? ये हमारा L1, लिख सकते हैं। उसके बाद L2, भी लिख सकते हैं। दोनों लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? एक लाइन खुद के क्या होता है? पैरेलल होता है। दूसरा मुझे ये बताओ, अगर L1 पैरेलल है L2 के, L1 अगर L2 के पैरेलल है, तो क्या L2 L1 के पैरेलल नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर L2 L2 के पैरेलल है, ये तो हो गया। L1 अगर पैरेलल है L2 के, तो इसका मतलब ये भी हो गया कि L2 भी पैरेलल है L1 के, मतलब L1 L2 मिल गया, तो L2 L1 भी मिल गया। इसका मतलब ये क्या है? सिमेट्रिक भी है। ये आपको बता रहा है रिफ्लेक्सिबिलिटी, ये बता रहा है सिमेट्रिसिटी। अब मुझे ये बताओ कि अगर L1 L2 के पैरेलल है, ठीक है, L1 L2 के पैरेलल है, और L2 जो है वो L3 के पैरेलल है, तो अगर एक लाइन ये रहा, फिर एक लाइन ये रहा, और एक लाइन ये रहा, अगर ये दोनों, ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं कि ये अगर L1 हमारा L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, जो इम्प्लाइज करेगा कि L1 L3 के पैरेलल है। तो यहाँ आप ये भी लिख सकते हो कि L2 L3 के भी पैरेलल है, और L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 भी क्या हो जाएगा? बोलो। तो यहाँ से बताओ, ये भी क्या हो जाएगा कि L1 भी हमारा L3 के पैरेलल हो जाएगा। तो हमारा जो ये वाला रिलेशन बना, ये कैसा रिलेशन बना? ये इक्विवेलेंस रिलेशन बना। ठीक है, तो रिलेशन का काम यहीं तक खत्म। हाँ, इसमें कुछ और भी है, जैसे कि नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालोगे? तो रिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही है। रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, अब रिलेशन से फंक्शन कैसे बनेगा वो हम लोग पढ़ेंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, अब देखो फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक ऐसा रिलेशन होगा, अब समझ लो फंक्शन भी क्या है? फंक्शन भी एक रिलेशन है, लेकिन ये समझोगे कैसे? ऐसे समझ लो। फंक्शन को समझने के लिए आप ऐसे समझो कि आपने कहीं पे आटा चक्की वाला मशीन देखा है। आटा चक्की वाला मशीन देखा होगा, तो उसमें देखा होगा क्या? ये आटा चक्की वाला मशीन कुछ इस तरह का होता है, ऐसा है ना, और यहाँ पे आटा निकलता रहता है ऐसे करके, है ना। ये हमारा आटा चक्की वाला मशीन आपने देखा होगा। ये आपको फंक्शन को बेहतर से समझाएगा। मतलब इसमें हम लोग क्या डालते हो? बताओ, इसमें क्या क्या डालते हो? इसमें आप गेहूँ डालते हो, मक्के डालते हो, मक्का डालते हो, है ना, चावल डालोगे, है ना। तो गेहूँ डालोगे तब भी आटा निकलेगा, मक्का डालोगे तब भी आटा निकलेगा, चावल डालोगे तब भी आटा निकलेगा। कहने का मतलब हो सकता है कि गेहूँ डालो तो वो पीसे नहीं तो गेहूँ ही निकाल दे, वो अलग बात है। मक्का डालो तो मक्का ही निकाल दे, अलग बात है कि अगर पीसे ना। लेकिन इसमें कुछ डालोगे तो रिजल्ट तो कुछ ना कुछ आएगा। मतलब जो डाल रहे हैं उसको हम लोग इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट। और जो रिजल्ट निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। फंक्शन समझ सीखने के लिए यही जरूरी है कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे ऐसा लिखा होगा कि f इज अ फंक्शन,
फ्रॉम सेट ए टू बी। इसका मतलब ये हमारा हो गया कि ए में जितना भी एलिमेंट होगा वो इनपुट का काम करेगा और बी में जितना भी एलिमेंट होगा उसमें से कुछ या सारे हो सकता है वो आउटपुट का काम करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा इसमें यहीं पर ये हमारा डोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही हमारा डोमेन का काम करेगा। ठीक है, लेकिन ये एक रिलेशन है। अब समझ लेना ये ऐसा रिलेशन है जिसके सारे एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होता है सेट बी में। जैसे मैं यहाँ से लिख लेता हूँ कि हमारा ये फंक्शन है और फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है जिसके हर एक एलिमेंट का क्या होता है, बोलो, हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ इमेज बनता है। इमेज क्या बनता है तो समझ लो, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एक एग्जांपल लेके कि हमारा एफ क्या है, एक रिलेशन है जो किस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर आपको यहाँ पे ए से बी लिखा हुआ है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख लोगे, एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आपको इनपुट डालना है ये और आपको आउटपुट मिलेगा इधर। यहाँ -1 भी ले लेते हैं। ठीक है, अब आप सारा वैल्यू इसमें डालते जाओ। तो यहाँ से आप 1 डालोगे यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा। अब ये देखो यहाँ पे इसको लिख लो x और इसको लिख लो y, आउटपुट को लिख लो y। ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, सॉरी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और ये हमारा डिपेंडेंट है किस पे, x पे। ठीक है, तो y हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये सारा वैल्यू वहाँ पे डालते रहो वहाँ पे। ठीक है, तो सारा वैल्यू डालोगे तो 1 डालोगे तो आपको 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा। अब इसमें लिख लेते हैं कुछ एलिमेंट में लिख लेता हूँ 4 9 16 25 31 ऐसे लिख लिया हूँ। ठीक है, अब मुझे बताओ सारे का एरो डायग्राम से इमेज बताओ। तो 1 का इमेज क्या होगा, 1 के साथ होगा। -1 का भी इमेज 1 के साथ होगा। ठीक है, 2 का किसके साथ होगा, 4 का। 3 किसके 9 के साथ, 4 का 6 के साथ और 5 के 25 के साथ। 31 का इमेज नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलेगा। लेकिन इधर बताओ, इधर हर एक एलिमेंट का क्या है, हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज है कि नहीं। यूनिक इमेज मतलब, यूनिक इमेज का मतलब क्या, एक एलिमेंट का 2 नहीं है, एक एलिमेंट का एक ही है। 2 एलिमेंट का एक हो सकता है लेकिन एक एलिमेंट का तो 2 नहीं है ना। कॉन्सेप्ट फंक्शन का यही है कि आप मान लो कि आप व्हीट मक्का चावल डाल रहे हो तो आपको आटा मिल रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा होगा कि आप यहाँ पे आटा डालो और व्हीट मक्का चावल मिलेगा। अगर ऐसा मिलेगा तो समझ लेना कि क्या ये वाला आपका फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ऐसा काम होता ही नहीं। रियल लाइफ में भी ऐसा नहीं होता है कि आप चावल डालो, चावल का आटा डालो तो चावल निकल के आएगा। मतलब आटा डालो तो तीनों गेहूँ मक्के और तुमको चावल नहीं मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट समझना। वैसे ही फंक्शन में होता है कि हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ इमेज होना चाहिए। और जो इमेज बनेगा, अब ये सारे इमेज हमारा क्या हो गया, यूनिक इमेज बना। किसी का एक के लिए 2 इमेज नहीं बना। अगर एक के लिए 2 इमेज बनेगा तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो ये तो हमें एरो डायग्राम से समझा दिए। अब ग्राफिकल मेथड से समझोगे कौन सा हमारा फंक्शन होगा, कौन सा हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो तुम क्या करोगे, किसी भी लाइन का आप ग्राफ खींचना, ठीक है ना। किसी भी लाइन का ग्राफ खींचोगे और अगर वो ग्राफ आप जैसे पहले एक ग्राफ खींचोगे, जैसे इसका आप लोग ग्राफ जानते हो, ये ऐसा ग्राफ है, ठीक है। इसको उसके बाद आप लोग क्या करोगे, फंक्शन है कि नहीं है चेक करने के लिए। यहाँ तो फंक्शन है, यहाँ ये फंक्शन है। अगर फंक्शन नहीं रहता तो एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है। यहाँ से आप y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते जाओ। कितने बार कट कर रहा है ये, एक बार कट कर रहा है तो ये कोई बात नहीं, फंक्शन होगा 100% होगा। लेकिन ये ग्राफ मैं और बनाता हूँ, यहाँ पे समझो, ये ग्राफ मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का। किसका ग्राफ है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का। अब ये बताना क्या ये फंक्शन है, तो आप ड्रॉ करो। 2 बार कट गया, इसका मतलब ये हो गया कि x के इनपुट के 2 मान के लिए y का, मतलब x के सिंगल वैल्यू के लिए y का 2 वैल्यू मिल गया। मतलब एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट, जो कि फंक्शन में नहीं होना चाहिए। समझ गया। फिर से मैं समझा देता हूँ। फंक्शन वो रिलेशन है जिसके हर एक इनपुट के लिए एक आउटपुट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक एलिमेंट 2 एलिमेंट छोड़ सकते हैं, ना, ऐसा बिल्कुल गलती मत करना। हर एक एलिमेंट यहाँ डालो और उसका कुछ ना कुछ क्या मिलना चाहिए, आउटपुट मिलना चाहिए। तो यहाँ आउटपुट मिल रहा है। अब जो आउटपुट मिल रहा है तो इन सारे को हम लोग बोलेंगे डोमेन। क्या बोलते, सॉरी रेंज बोलोगे। क्या बोलोगे, इसको रेंज बोलोगे। मतलब y का जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे वो रेंज आएगा। मतलब आपका रेंज क्या है, बोलो। तो रेंज आपका मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। रेंज आपका आ गया 1 4 9
1625। और मुझे बताओ डोमेन आपका क्या आ गया। तो ये चक्की वाला एग्जाम्पल तो समझ में आया ही होगा। डोमेन में आपका डी को रिप्रेजेंट करते हैं। डोमेन में आपका ये सारा आएगा 1 -1 2 3 5 और ये सारे वाला क्या आ गया, डोमेन आ गया। मतलब डोमेन आपको जब भी पूछेगा तो आपको वो वैल्यू पूछेगा कि कहाँ पर एक्स डिफाइंड है। अब अगले वीडियो में हो सकता है मैं आपको डोमेन निकालना सिखाऊंगा, रेंज निकालना सिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं कुछ और भी समझा रहा हूँ, समझ लो। अब मुझे बताओ इस दो एलिमेंट का सेम इमेज बन गया, सेम इमेज बन गया तो इसको बोलते हैं मेनी वन। क्या बोलते हैं, मेनी वन। ठीक है, अगर सारे का 1 इमेज बनता, अब एक एग्जांपल लेकर थोड़ा मैं बैठा के समझाता हूँ कि कहाँ मेनी वन होता है, कहाँ 1 होता है, कहाँ ऑन टू होता है। ठीक है, तो समझ लो। अगर ये आपको दूसरा एग्जांपल मैं लेके समझा देता हूँ। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं ये लेता हूँ कि जैसे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि y = 2x, ऐसे मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ एलिमेंट मैं लेता हूँ, यहाँ पर 1, एक सेट हमारा a हो गया, एक सेट हमारा b हो गया, फंक्शन हमारा a से b है ना, और हमारा y = fx, मतलब यहाँ पे देखो। और दूसरी बात यह समझ लेना, इस वाले सेट को हम लोग f(x) से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा ये फंक्शन आ गया 1 2 3 4 लिए, चलो 5 भी ले लिए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे देखो 2 4 6 8 और 10 लिख लेता हूँ। अब इन सारे का इमेज इधर बन रहा है। ठीक है, इन सारे का इमेज बन रहा है। तो इन सारे का जो इमेज बन रहा है तो हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बन रहा है, समझ गया। तो हर एक का एक इमेज बन रहा है, इसको बोलते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग बोलेंगे, ऐसा मान लो कि 11 भी हम ले लेते हैं, बी में एक और एलिमेंट है 11, लेकिन हर एक का इमेज बन रहा है तो इसको बोलेंगे 1 1। क्या बोलेंगे, 1 1 का दूसरा नाम है इंजेक्टिव। क्या नाम है बोलो, इंजेक्टिव। ये मतलब 1 1 फंक्शन है, मतलब इंजेक्टिव फंक्शन है, समझ गया। अब इसमें मैंने एक चीज़ किया, तुमको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, मैंने ना 11 लिख दिया। 11 लिखने का मतलब ये हुआ कि मैंने सिर्फ इसको 1 1 दिखाया है, ऑन टू नहीं दिखाया है, समझ रहे हो। इसको क्या दिखाया, 1 1 दिखाया। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं अगर ऐसे ले लूँ इसका कि जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक ले देता हूँ, ये देखो दो एक सेट है ना, ये मान लो P से Q है, यहाँ पे मैं 1 2 3 ले लेता हूँ, इसी में से ले लेता हूँ। यहाँ पे 4 2 4 6 ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके सारे एलिमेंट का इसमें इमेज बन रहा है, सारे का इमेज बन रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे 1 1 तो है ही, साथ में ये क्या है, अगर सारे एलिमेंट का प्री इमेज बन रहा है तो ये ऑन टू भी है, कैसा भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। और 1 1 के साथ जो ऑन टू भी रहता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। समझ में आया, जो ऑन टू 1 1 के साथ ऑन टू भी रहता है उसको क्या बोलते हो, बाइजेक्टिव। ठीक है, और समझो अगर यहाँ पे ऐसा कंडीशन आ जाता कि मान लो इससे पहले वाला जैसे मैंने बताया था कि एक एलिमेंट के लिए दो ऐसे इमेज बन सकता है ना, डिफरेंट। यहाँ पे हो सकता है कि 2 इनपुट के लिए एक आउटपुट हमारा हो सकता है। जैसे मान लो कि तुम गेहूँ डालोगे, मक्की डालोगे तो आटा ही मिलेगा ना, तो वो मिल सकता है। तो यहाँ पर जो फंक्शन होगा तो मतलब इसको हम लोग बोलते हैं मेनी वन। क्या बोलते हैं बोलो, इसको मेनी वन बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेनी वन आ गया। और देखो यहाँ समझना, तो मेनी वन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, ये ऑन टू नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको इनटू बोलते हैं, इनटू फंक्शन। क्या कौन सा फंक्शन बोलते हैं, इनटू फंक्शन। अगर सारे एलिमेंट का इमेज हो गया तो ऑन टू हो गया, ये इनटू हो गया, ये मेनी वन हो गया। ठीक है, अब याद रखना जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा मतलब बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, इसमें हो सकता है कुछ और भी हो, तो मैं उसके नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको बता दूंगा। बाइजेक्टिव हो तो तब यहाँ पे इसका इन्वर्स भी क्या होता है, डिफाइन होता है, मतलब इन्वर्टिबल हो जाता है। इस फंक्शन का आप इन्वर्स भी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दो और फिर हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो को शेयर करो।